नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की विज्ञान के अध्याय 2 का, जिसमें से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको हमने इस वीडियो में शामिल किया है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, पुलिस या टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए बिना देरी किए आज का प्रश्न उत्तर प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आकार और तने की प्रकृति के आधार पर पौधों को किन तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है? तो पौधों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, शाक, झाड़ी और वृक्ष। कोमल, हरे और पतले तने वाले छोटे पौधों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधों को कहा जाता है शाक, जैसे धनिया, टमाटर। झाड़ी की मुख्य पहचान क्या है? झाड़ी की पहचान है इनके कठोर तने भूमि के पास से ही शाखाओं के रूप में निकलते हैं, जैसे गुलाब, नींबू। वे पौधे क्या कहलाते हैं जिनका तना बहुत मोटा, कठोर और भूरा होता है? तो वो कहलाते हैं वृक्ष। अगला प्रश्न है, कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और जमीन पर फैल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधों को कहा जाता है विसर्पी लता, क्रीपर्स। सहायता लेकर ऊपर चढ़ने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधों को कहते हैं आरोही लता, क्लाइंबर्स, जैसे मनी प्लांट या मटर। पत्ती का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है क्या कहलाता है? तो पत्ती को तने से जोड़ने वाले भाग को कहते हैं पर्णवृंत, पेटियोल। अगला है, पत्ती के चौड़े हरे भाग को क्या कहते हैं? तो पत्ती के हरे चौड़े भाग को फलक कहा जाता है। पत्तियों पर बनी रेखाओं जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो ऐसी संरचनाओं को शिराएं कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शिराओं द्वारा पत्ती पर बनाए गए डिजाइन को क्या कहा जाता है? तो शिराओं द्वारा पत्ती पर बनाए गए डिजाइन को शिरा विन्यास कहा जाता है। यदि पत्ती में शिराएं एक जाल जैसा ढांचा बनाती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास। घास की पत्तियों में किस प्रकार का शिरा विन्यास पाया जाता है? तो घास की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। मुख्य जड़ और उसकी छोटी पार्श्व जड़ों को तंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मूसला जड़ तंत्र। जब सभी जड़ें एक समान गुच्छे जैसी दिखाई देती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो जब सभी जड़ें एक गुच्छे के रूप में दिखाई देती हैं तो उसे जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं की त्वचा पर लंबे बाल क्यों होते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं की त्वचा पर ठंड से बचाने के लिए लंबे बाल होते हैं। मछली का शरीर धारा रेखीय क्यों होता है? तो मछली का शरीर धारा रेखीय इसलिए होता है ताकि पानी में आसानी से तैर सके और पानी के प्रतिरोध को कम कर सके। शेर और हिरण के आंखों की स्थिति में क्या अंतर होता है? तो शेर की आंखें सामने होती हैं ताकि शिकार का ध्यान रख सके और हिरण की आंखें बगल में होती हैं ताकि खतरे को चारों ओर से देख सके। मेंढक के पिछले पैर लंबे और मजबूत क्यों होते हैं? तो मेंढक के पिछले पैर लंबे और मजबूत इसलिए होते हैं ताकि वो छलांग लगाने और तैरने में सहायता कर सके। अगला प्रश्न है, समुद्री जंतु जैसे व्हेल और डॉल्फिन सांस कैसे लेते हैं? तो समुद्री जंतु व्हेल और डॉल्फिन अपने सिर पर स्थित नासाद्वार या वात छिद्रों से सांस लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर का क्या उद्देश्य है? तो प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य भारत में बाघों की घटती संख्या को रोकना और उनका संरक्षण करना है। जैव विविधता रजिस्टर, बायोडायवर्सिटी रजिस्टर क्या है? तो किसी क्षेत्र की स्थानीय प्रजातियों
और उनके पारंपरिक ज्ञान का लिखित जो रिकॉर्ड है वो कहलाता है जैव विविधता रजिस्टर। पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों की क्या भूमिका है? तो पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं जो सभी जीवों के लिए भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों की क्या भूमिका है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे उत्पादक हैं जो सभी जीवों के लिए भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्या रेगिस्तानी पौधे रात में अपना वाष्पोत्सर्जन कम कर देते हैं? तो रेगिस्तानी पौधे रात को अपना वाष्पोत्सर्जन कम कर देते हैं जिससे पानी को बचाया जा सके। सजीवों के उन लक्षणों को क्या कहते हैं जो उन्हें उनके परिवेश में रहने योग्य बनाते हैं? तो ऐसे लक्षणों को कहा जाता है अनुकूलन, एडेप्टेशन। अगला प्रश्न है, आवास के आधार पर जंतुओं को किन दो मुख्य समूहों में बांटा जा सकता है? तो आवास के आधार पर जंतुओं को मुख्यतः स्थलीय और जलीय में बांटा जा सकता है। पक्षियों के शरीर की वह कौन सी विशेषता है जो उन्हें उड़ने में मदद करती है? तो पक्षियों के पंख और खोखली हड्डियां उनके उड़ने में मदद करती हैं। मछलियां पानी में सांस लेने के लिए किस अंग का उपयोग करती हैं? तो मछलियां सांस लेने के लिए गलफड़ों का प्रयोग करती हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी शब्द का क्या अर्थ है? तो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की विविधता को जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पौधों जैसे कैक्टस की पत्तियां कांटों में क्यों बदल जाती हैं? तो मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां पानी के नुकसान को कम करने के लिए कांटों में बदल जाती हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो। वे जंतु जो जल और थल दोनों पर रह सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे जंतु उभयचर कहलाते हैं, एम्फीबियंस कहलाते हैं, जैसे मेंढक। पहाड़ों पर पाए जाने वाले वृक्षों का आकार शंकु जैसा क्यों होता है? तो पहाड़ों पर पाए जाने वाले वृक्षों का आकार शंकु जैसा इसलिए होता है कि उनके ऊपर जब बर्फ गिरे तो वो फिसल करके आराम से नीचे गिर जाए। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊंट के शरीर की संरचना जो होती है वो उसको मरुस्थल में जीवित रहने के लायक अनुकूलन बनाती है, जैसे लंबे पैर और कुबड़, इसलिए उसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। किसी जीव के अपने परिवेश में जीवित रहने के लिए शारीरिक बदलाव को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुकूलन, एडेप्टेशन। अगला प्रश्न है, जड़ें मिट्टी से किन दो चीजों का अवशोषण करती हैं? तो जड़ें मिट्टी से जल और खनिज तत्वों का अवशोषण करती हैं। पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखने का कार्य कौन करता है? तो ये कार्य किया जाता है जड़ों के द्वारा। तने का मुख्य कार्य क्या है? तो तने का मुख्य कार्य है जल और खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाना और शाखाओं को सहारा देना। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों के अन्य भागों तक कैसे पहुंचता है? तो तने के माध्यम से पहुंचता है। हमें पता है कि तने में दो संवहन ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिससे जल और खनिज तत्व पत्तियों तक पहुंचते हैं और पत्तियों से बना हुआ भोजन फ्लोएम द्वारा पौधे के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचता है। गाजर और मूली पौधों के किस भाग के उदाहरण हैं? तो गाजर और मूली पौधे की रूपांतरित जड़ें हैं जो भोजन का संग्रहण करती हैं। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल नामक हरे वर्ण के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो पत्तियों द्वारा जलवाष्प के रूप में
अतिरिक्त जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। क्या कैक्टस जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो कैक्टस जैसे पौधों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण उनके हरे तने द्वारा किया जाता है, क्योंकि कैक्टस जो पौधा है वो रेगिस्तान में पाया जाता है और वाष्पोत्सर्जन से जल के नुकसान को बचाने के लिए उसकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं और तने के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है, अमरबेल किस प्रकार का पौधा है? तो अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधों से पोषण लेता है। अगला प्रश्न, पर्णवृंत और फलक किसके भाग हैं? तो पर्णवृंत और फलक पत्ती के मुख्य भाग हैं। मनी प्लांट में किस प्रकार की जड़ें ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं? तो मनी प्लांट में ऊपर चढ़ने के लिए आरोही जड़ें पाई जाती हैं। मुसला मूल में निकलने वाली छोटी जड़ों को क्या कहते हैं? तो मुसला मूल में निकलने वाली छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ें कहा जाता है। क्या हम बिना उखाड़े पौधों की जड़ का प्रकार बता सकते हैं? तो बिना उखाड़े भी पौधों की जड़ों का प्रकार उनके पत्ती के सिरा विन्यास को देखकर बताया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कक्षा 6 की विज्ञान के अध्याय 2 में से महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।